लेक्चर नंबर बोलो 7। वेरी गुड। कौन सा टाइट्रेशन पढ़ा रहे थे? रेडियोक्स टाइट्रेशन हो गया है ना? लास्ट क्लास में बोला था तुम लोग से कि आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन और आईडीमेट्रिक टाइट्रेशन में डिफरेंस पता करके आना। और मुझे याद आ रहा है मैंने बोला था। अबे तुम लोग गुड बना के ऐसे करते हो क्या? पर छोड़ो, अगर मैंने आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन और आईडीमेट्रिक टाइट्रेशन जब लिखा था और तुम्हें नहीं समझ में आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज अ सिंसियर स्टूडेंट तुम्हारे मन में ये ख्याल आना चाहिए था कि एक बार देख ले कि ये होते क्या है ना? तो कितने लोग उसमें मतलब ये आइडोमेट्रिक और आईडीमेट्रिक टाइट्रेशन एक बार भी देखे कहीं इधर उधर जाके कि क्या हो सकता है? नेट पे कहीं इधर उधर, गूगल पे, यूट्यूब पे। वेरी गुड। तो नेट का इस्तेमाल जो है दूसरे कामों में लिया जा रहा है ना? ये हंस रहा है, पता नहीं ये कौन से काम में ले रहा है। जिस तरह की तेरी हंसी थी वो बता रहे कि तू कुछ दूसरे ही कामों में ले रहा है। तो मैं क्या सोच रहा हूं तुझे कैसे पता? मैं कुछ सोचता ही नहीं। मुझे पता है तुम लोग बहुत नीच हो। हाँ, अरे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, पर पता कर लेना चाहिए था। बैक टाइट्रेशन, एटलीस्ट बैक टाइट्रेशन का नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने। कल ही सुना था। इस पूरी क्लास में कोई भी ऐसा इंसान है जो ये बता सके कि बैक टाइट्रेशन क्या होता है? ठीक है तो अब क्या ही करेंगे। देखो, अगर ना मान लो कि तुम कहीं बाहर जा रहे हो घूमने, है ना, जस्ट इन केस ऐसे लखनऊ में ही कहीं घूमने जा रहे हो, घर से निकले हॉस्टल में बोर होते हुए, और सुबह निकले 1,000 रुपया लेके कि कुछ खर्चा पानी करेंगे इधर उधर, है ना? तो मान लो कहीं चले गए। कहाँ जाते हो घूमने अगर तुम लोगों का मन करता है तो? वो चार बाग घूमने चले जाते हो। चार बाग में ऐसा क्या है जो तुम घूमने जाते हो वहां पे? हैं? रेलवे स्टेशन देखने जाते हो? ये अलग ही लेवल पे है। तो हाँ, ऑब्वियसली कुछ लोग जिनका बजट थोड़ा सा अच्छा होगा वो बढ़िया मॉल में जाएंगे, और जिनका बजट अच्छा नहीं होगा वो पार्क में जाएंगे, और जिनका एकदम ही कमजोर होगा वो मेट्रो में घूमेंगे। ऐसे ही कर सकते हो, है ना? पर अगर तुम घूमने निकलते हो तो अलग अलग जगह पे अगर अलग अलग अमाउंट खर्चा कर रहे हो, कि जैसे रिक्शे वाले को 50 दिया, है ना, ऑटो वाले को 10 दिया, मेट्रो में 15 रुपये खर्च हुए, पार्क में एंट्री के इतने खर्चे हुए, वहाँ कुछ शॉपिंग किया, कुछ खाया पिया तो इतने खर्चे हुए। उन सारे खर्चों को ना शाम को जोड़ने का दो तरीका होता है, ठीक है? एक तो तुम वो सारे खर्चे एक एक करके याद करो कि क्या क्या खर्चा किया था, और जितनी भी जगह खर्च किया उन सबको ऐड करो, ठीक है? और पता कर लो कि भाई कितना खर्चा हुआ, ठीक है? दूसरा तरीका ये होता है, उल्टा तरीका, है ना? 1,000 लेके निकले थे तो अभी जो बचा हुआ जेब में उसको काउंट कर लो, और 1,000 में से जो लेके निकले थे उसमें से घटा लो। तो इन दोनों से ही खर्चा निकल आएगा, ठीक है? क्या करना आसान है? जो 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 शुरुआत वाला था, इंडिविजुअली सबको जोड़ना या एक साथ सबको घटाना? एक साथ सबको घटाना। ये जो कैलकुलेशन है ना, जिसको हम लोग बैक कैलकुलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
बैक कैलकुलेशन, टोटल खर्चा निकालने के लिए हमने एक्चुअली इंडिविजुअल खर्चे को अलग अलग ऐड करके नहीं जोड़ा, हमने जो बड़ा वाला जो अमाउंट लेके निकले थे उसमें जो बचा हुआ उसी को घटा दिया, तो अपने को पता चल गया कि कितना खर्चा किया। इसी को अपन बैक कैलकुलेशन बोलते हैं, बैक कैलकुलेशन। सेम यही टाइट्रेशन में भी हम डायरेक्ट एसिड बेस का टाइट्रेशन नहीं कराते हैं, हम बैक टाइट्रेशन कराते हैं। लाइक जैसे कोई मान ले कि एसिड है और इसका इसका अमाउंट अगर अपने को निकालना है, अमाउंट से क्या मतलब है मेरा, इसका मोल निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है या वेट निकालना है, जो भी अमाउंट है वो निकालना है। तो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको डायरेक्ट एक बेस से रिएक्शन कराऊं, ठीक है, और यहाँ बेस का अमाउंट पता कर लूं, और बेस का अमाउंट पता कर लेंगे तो किसका भी अमाउंट पता चल जाएगा, एसिड का अमाउंट पता चल जाएगा, क्योंकि जो बेस का इक्विवेलेंट होगा वही किसके इक्विवेलेंट बराबर होगा, एसिड के इक्विवेलेंट बराबर। ये पढ़ाया हूं ना भाई एसिड बेस टाइट्रेशन में। दूसरा ये तरीका है, इस एसिड को एक्सेस ऑफ बेस में रिएक्शन कराते। एक्सेस की स्पेलिंग क्या होती है, ये ना। तो इस एसिड को क्या करें, एक्सेस ऑफ बेस में डिसॉल्व करें, है ना। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे और बेस एक्सेस में है तो कौन बच जाएगा, बेस बच जाएगा। तो ये पूरा जो सोल्यूशन है एसिड और बेस दोनों को मिला के, इसको हम टाइट्रेट करेंगे किसी एसिड से, ठीक है। तो क्या इस एसिड का अमाउंट पता चल जाएगा, अरे पता चल जाएगा ना। तो और यहां जो बचा हुआ बेस है उसका भी अमाउंट पता चल जाएगा, अरे पता चल जाएगा। और शुरू में कितना बेस लिए थे ये भी अपने को पता है, और बचा बेस बचा कितना ये भी पता है। तो यहाँ पे एसिड कितना लगा होगा ये बता सकते हो, अरे बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक टाइट्रेशन बोलते हैं। हम डायरेक्टली इस एसिड का बेस के साथ रिएक्शन नहीं कराते, हम उस एसिड को किसी एक्सेस ऑफ बेस में डिसॉल्व कर लेते हैं, और जो बेस बच जाता है उसको टाइट्रेट करके बताते हैं कि बेस बचा कितना। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। हाँ, अब ये सुनने में थोड़ा सा कठिन लगता है ना, और लोगों को लगता है कि क्या जरूरत थी इसकी, है ना। बिल्कुल ऐसा प्रोसेस देखने से लगता है कि क्या जरूरत थी, पर एक्चुअली में कभी कभी ये प्रोसेस ना उस सिंपल लगने वाले प्रोसेस से आसान हो जाता है, और इसीलिए हम इस प्रोसेस को यूज भी करते हैं बैक टाइट्रेशन के लिए। क्योंकि जब अपने को एसिड का अमाउंट पता नहीं होता है, तुम लोगों ने कभी देखा है कि पिपेट कह रहे हैं, ब्यूरेट का सारा KMnO4 गिरने के बाद भी कलर पिंक नहीं आता है, कभी कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ, बिल्कुल हुआ है। क्योंकि वो टाइट्रेशन अपने को लगता है कि आसान है, पर कभी कभी ना अपने को कंसंट्रेशन का आइडिया नहीं होता, है ना। तो अगर KMnO4 का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए एज कंपेयर टू ऑक्जेलिक एसिड, तो ऐसे में KMnO4 बहुत ज्यादा लग जाता है, और अपने को पता नहीं होता कि कितना लगेगा, कोई आइडिया नहीं होता कि कितना लगेगा, कोई आइडिया नहीं होता, है ना। तो एक सीसी पूरा का पूरा एक ब्यूरेट KMnO4 खत्म होने के बाद फिर दोबारा भरते हैं, फिर भी KMnO4 खत्म हो जाता है, दो बार 3 बार ऐसे 3 सीसी लग जाता है। और ऐसे में वो टाइट्रेशन थोड़ा सा ना मतलब मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि केमिस्ट्री एक आलसी लोगों का सब्जेक्ट है, हम लोग एक ऐसा प्रोसेस यूज करते हैं जिसमें कि इतना मेहनत ना करना पड़े, कम मेहनत में ही हो जाता है। हालांकि इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, पर ठीक है, केमिस्ट्री जो है कम दिमाग वाले लोगों का सब्जेक्ट नहीं, ज़्यादा दिमाग वाले लोगों का, आलसी लोगों का सब्जेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग लगेगा पर मेहनत कम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। सेम ऐसे ही अगर कोई बेस लिए हैं, उसको डायरेक्ट एसिड से टाइट्रेशन कराने के बजाय हम किस में रिएक्शन कराते हैं, एक्सेस ऑफ एसिड में रिएक्शन कराते हैं। इन दोनों को डिसॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, एसिड। तो अब इस पूरे का टाइट्रेशन किससे कराएंगे, बेस से कराएंगे। तो बेस का अमाउंट पता चल जाएगा, और बेस का अमाउंट पता चल गया तो बचे हुए एसिड का अमाउंट पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना बे। और बचे हुए एसिड का अमाउंट पता है और स्टार्टिंग वाले एसिड का अमाउंट पता है, तो ये जो बेस है इसका भी अमाउंट पता चल जाएगा। तो फिर वहीं बैठ गया, दोनों एक ही साथ बारिश में भीगते हुए हो, दोनों के पास छाता भी नहीं था, छाता था,
दोनों स्कूटी से आए हो, गाड़ी से आए हो? तुझे तो आगे बैठने को बोला ना, करो। अरे कोई बात नहीं, सूख जाएगा। आ जाए बैठ, जल्दी आ। तू यहीं बैठती है? अरे तो इससे पूछ रहा हूँ, तू तू तो यहाँ नहीं बैठते, तू बैठते है यहाँ पे। ये तीनों यहाँ बैठते, तू तो नहीं है। अच्छा, मेरा मेमोरी लॉस हो रहा है धीरे धीरे। तू कल नहीं आए थे? हाँ हाँ ठीक, मतलब याद है अभी भी, मेमोरी सही काम कर रहा। बाकी सब लड़के तो सारे आते ही हैं हमेशा, उनके पास कोई काम नहीं है, वो बस आ ही जाते। ए वो कहाँ रह गया? खरब, उसको खरब, वहां थोड़े बोले, यहाँ इधर आ। वो पंखा से जितना दूर ना वहां से ये वाला पंखा, उतना ही दूर वहां से ये वाला पंखा। जल्दी आ जा, कोई लॉजिक सही से दिया कर एटलीस्ट। लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन। X grams of NaOH, X grams of NaOH was was dissolved in 200 ml of 0.2 molar H2SO4 solution। 200 ml of कितना लिखवाया मैंने? 0.2 molar H2SO4 solution। The rest of acid required, the rest of acid required 200 ml of 0.2 molar KOH solution, KOH solution। Calculate the value of X। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? कितना आया तेरा? 5 तो नहीं आना चाहिए।
पता है? कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? सब हाथ नहीं उठा रहे हैं, जल्दी करो बे। कितने लोग कुछ ना कुछ आंसर निकाल लिए? फिर से अभी वही इतने ही लोग हाथ उठा रहे हैं। 2 मिनट पहले जितने लोग हाथ उठाए थे, 2 मिनट एक्स्ट्रा देने के बाद भी उतने ही हाथ उठा रहे हैं। फिर से मुझे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं थी वैसे। क्या लिए हैं बे? NaOH ना? इधर H2SO4 था, फिर इसमें क्या मिलाए थे? NaOH। यही है। H2SO4 कितना ml था, कोई बता सकता है? 200 ml था, और उसका कंसंट्रेशन कितना था? 0.2। ये क्या आया है? ये मल्टीप्लाई करने से क्या आया है? मोल्स नहीं आया, ये मिली मोल्स आया। इसमें किससे डिवाइड करोगे? थाउजेंड्स। ये क्या आ गया? अब मोल्स है। दिख रहा है? NaOH का कितना ग्राम दिए थे? x। तो इसमें किससे डिवाइड करोगे तो मोल आएगा? 40। ये आया NaOH का मोल। ठीक है। पर क्योंकि हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट से कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे मोल ना निकाल के क्या निकालेंगे? इक्विवेलेंट। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। यही होगा ना? कौन ज्यादा होगा बे? दोनों बराबर नहीं होंगे? बराबर नहीं। लिखा हुआ है इंग्लिश में क्वेश्चन में, कौन ज्यादा है? H2SO4 ज्यादा। ठीक है। तो कौन बच जाएगा? H2SO4। कितना बच जाएगा? जोड़ोगे कि घटाओगे? घटाएं। इतना ही H2SO4 बचेगा। अरे इतना, ये H2SO4 था, वो NaOH था, दोनों रिएक्ट करे तो कौन बचा? H2SO4 बचा। ठीक है। और ये अगर H2SO4 बचा है, ये पूरा का पूरा H2SO4 को टाइट्रेट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? KOH यूज कर रहे हैं। कितना ml? 200 ml। अब इस 200 ml को मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? मोलारिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड। ये KOH है, KOH का मोल है ना बे? तो ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा? इंटू 1। अब ये देखो, ये जो इंटू 1 है ना, ये करना बहुत जरूरी है, नहीं तो कभी इंटू 2 होगा ना तो वो भूल जाओगे। हमेशा ये इंटू 1 किया करो। अब ये बचा हुआ H2SO4 है, वो लगा हुआ KOH है, कौन ज्यादा होगा? ये दोनों क्या होंगे बे? बराबर। तकलीफ में हो गया? ये कितने लोग एक्सप्रेशन सही सही लिख पाए थे? ठीक है, ठीक। माइनस नहीं किए थे तो प्लस करके बराबर किया तुमने। दोनों बेसिस को ऐड करके एसिड के बराबर कर दिया। ये सही है, ये भी एक सही तरीका है। पर कभी कभी क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा डेटा दिया हो तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी। जैसे यहाँ पर पूरा एसिड यूज कर लिया, अब बोलता कि नहीं इसी 200 में से 50 ml यूज किया, तब तुम क्या करोगे? हाँ वही, कुछ कुछ ऐसा दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो वैसे नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है। हालांकि दोनों एक ही चीज है। इसको अगर हटा दो मैं यहाँ पे,
और इस चीज को उठा के इधर ले जाऊं, सॉरी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बे, प्लस, है ना, और ये NaOH भी, तो NaOH और KOH मिला के कितने के बराबर होंगे, H2SO4 के बराबर होंगे। ये तरीका भी सही है तब तक जब तक कि क्वेश्चन ऐसे न दिया हो। कैसे बे, लिखो, x grams of NaOH was dissolved in 200 ml of 0.2, नहीं यार 0.2 हर बार 200 ml of 0.2 नहीं दूंगा, तू बता कितना, हाँ 300 ml of कितना, तू रहने दे, तू बता, 0.4, 300 ml of 0.4 मोलर H2SO4, H2SO4 भी नहीं देंगे, कुछ और दे, तू बता बे कोई एसिड, वो तू बता, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, लिखो H3PO4। अब जो तुम ही जो दिए हो वो दिए, ठीक है, NaOH भी चेंज कर दे क्या, चलो अब NaOH लिख दिया तो लिखे रहे, ठीक है, 300 ml ऑफ, फिर से रिपीट कर देते हैं, x ग्राम्स ऑफ NaOH वाज डिसॉल्व्ड इन 300 ml बोला ना, ऑफ 0.4 मोलर H3PO4, ठीक है, 360, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना था इसका, 300 ml ना, हाँ ठीक है, लिखो 30 ml of this solution required, 30 ml of this solution required 90 ml of 0.2 molar, 0.1 molar, 90 ml of 0.1 molar कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, कैलकुलेट, क्या पूछेंगे, वैल्यू ऑफ x, करो, और ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, यही तीनों मिला के दिए हैं, तो अगर कठिन लगे तो तुम इनको घेरना।
कर लिया? कितने लोग कम से कम वो एक्सप्रेशन लिख लिए जिसको सॉल्व करने से आंसर आएगा? चलो देखते हैं। तो इसी पेज पे कर देते हैं। यहाँ पे है हमारा H3PO4 और साथ में क्या मिला है? NaOH ना। H3PO4 का कितना वॉल्यूम दिया है? 300। और मोलैरिटी कितना दिया है? 0.4। तो अगर वॉल्यूम दिया हो और मोलैरिटी दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं? एक मिनट, कोई बोलेगा नहीं, उसको पूछो। हाँ तू खड़ी है। हाँ, वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं? इनटू मोलैरिटी से मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम में। ठीक है, बैठ बैठ जाओ। ठीक, तो ये तो मोल आ गया। NaOH का कितना क्या दिया है? X। तो अगर इसका मोल निकालना हो तो क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर। कितना है मॉलिक्यूलर वेट? 40। ये तो दोनों के मोल आए हैं। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? n फैक्टर से मल्टीप्लाई। इसका n फैक्टर कितना है? 3 और इसका n फैक्टर 1। कौन ज्यादा है बे इन दोनों में से? H3PO4। कैसे पता चला? क्वेश्चन में दिया हुआ। तो कौन बच जाएगा? H3PO4। कितना बच जाएगा? इतना ही बचेगा। ठीक है, क्या इस पूरे सोल्यूशन को टाइट्रेट कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, या इसका कुछ पोर्शन निकाल रहे हैं? इसका कुछ पोर्शन निकाल रहे हैं। कितना पोर्शन? 30 ml पर। और ये सब कितने ml में है? 300 ml में। तो 30 ml में कितना होगा? 30/300। और इसको टाइट्रेट कर रहे हैं किससे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया है 90 ml, है ना, और मोलैरिटी दिया है 0.2 0.1। 0.2 कौन लिखा है इधर? 0.2 कौन बोला? तो 2.4 बोले। 0.2 लिख दिया। एक मिनट, एक मिनट, कितने लोग 0.2 मोलर लिखे हो? हाथ उठाओ। 0.2 कितने लोग लिखे हो? तो 0.2 कौन बोल रहा है कि बोला? 0.1 कितने लोग लिखे हो? तो 0.2 बोल कौन रहा है फिर? तू अकेले इतना भीड़ में बोल रही है, उधर से भी बोल रही है तू ही। तू खड़ा। हाँ, अगर 90 ml दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का तो मोल कैसे निकालेगा? वॉल्यूम तो यही है। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करो? नीचे नहीं देखना, इधर। अगर ये दिया है तो इससे मोल कैसे निकालेंगे? 0.1 से मल्टीप्लाई कर। बाई 1000 क्यों? अच्छा अच्छा, ये तो मोल आया। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करेगा? 2 क्यों? n फैक्टर 2 आएगा। क्यों? बस 2 आता है तो। हाँ, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोक्साइड हैं यार। जो आता है वो बोल दिया करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सही बता रहे हो, बस वही बताना था कि 2 क्यों आया है। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का n फैक्टर कितना है? 2 है। क्यों 2 आ रहा है? क्योंकि वो उसमें और क्या कर ही सकते। ठीक है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लगा हुआ अमाउंट है, इक्विवेलेंट है, और ये H3PO4 का बचा हुआ अमाउंट है। कौन ज्यादा होगा? क्या इसको सॉल्व करके मेहनत करके x की वैल्यू बताई जा सकती है? कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे एटलीस्ट? और कितने लोग थोड़ा सा गलत किए इसमें? थोड़ा सा क्या? अच्छा, तुम्हें ठीक, अभी समझ में आया ना? सेम यही बैक टाइट्रेशन यूज कर सकते हैं हम लोग रिडॉक्स के लिए भी। कठिन हो जाएगा क्या? नहीं, कठिन नहीं हो। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख। तो रिडॉक्स में भी, ये तो मैं कौन सा बैक टाइट्रेशन बता रहा था? एसिड बेस का बैक टाइट्रेशन। अभी मैं बताने जा रहा हूं रिडॉक्स में बैक टाइट्रेशन। ठीक है, रिडॉक्स में बैक टाइट्रेशन। कोई बढ़िया सा ऑक्सीडाइजिंग और एक रिड्यूसिंग एजेंट बताओ।
दो ऑक्सीडाइजिंग और एक रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। फिनोप्थिलीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? अच्छा, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर होता है तो अभी उसको रहने देते हैं ना, हम बेसिक जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है उनकी बात करते हैं। ठीक, तो तू कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता सकते हैं KMnO4 छोड़ के? इनके दिमाग में खाली KMnO4 ही होगा, तो क्या ही कोई कर पाएंगे? PCC, सर PCC का फुल फॉर्म? अल्कोहल में पढ़ा था, फिनॉल में पढ़ा था कि ईथर में? 2 डिग्री अल्कोहल को तू एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट कर रहा है? अरे क्या बोल रहा है तू बैठ जा। पता कुछ नहीं था, खाली PCC नाम ही सुना था तूने, मुझे लगता है फुल फॉर्म भी नहीं पता है तू। PCC ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं होता है ना। PCC एक डिहाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता है, और वो बस हाइड्रोजन रिमूव करता है, ऑक्सीजन ऐड नहीं करता। अभी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे तब जब PCC पढ़ाएंगे, है ना, अभी बहुत दूर है वो। अ, पर एक ऑक्सीडाइजिंग एक रिड्यूसिंग एजेंट तो बता, तू कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता। K2Cr2O7 और KMnO4 बस पता है। फेरस सल्फेट तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना। चलो ठीक है, K2SO4 K2Cr2O7 और KMnO4 दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गए, और फेरस सल्फेट एक रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक बैक टाइट्रेशन देते हैं दोनों को मिला के। ठीक, लिखो। कुछ एक्स ग्राम दे दे क्या? एक्स ग्राम नहीं देता भाई, नहीं। मैं इस बार कुछ ग्राम दे ही देता हूँ, 20 ग्राम दे देता हूँ। ठीक है, लिखो 20 ग्राम्स ऑफ ferrous sulfate sample was dissolved in कितना देवे? कोई वॉल्यूम बोलो। 450? 450 कौन बोला? 450 ml, 450 ml of 0.2 molar acidic KMnO4 solution। नहीं, ज्यादा हो गया। 0.2 मोलर बोले ना? पॉइंट 02 मोलर, 0.02 मोलर एसिडिक KMnO4 सोल्यूशन। ठीक है, रेस्ट ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्ड, rest of solution required 91.66 ml of 0.1 molar acidic K2Cr2O7, acidic K2Cr2O7। कैलकुलेट, क्या पूछेंगे? परसेंटेज प्योरिटी ऑफ फेरस सल्फेट सोल्यूशन, फेरस सल्फेट सैंपल।
कर लिया, एक्सप्रेशन लिख लिया तूने? ठीक है, कितना आ रहा है? तो कौन करेगा? करना सॉल्व भी करना होता है, इसे थोड़े खाली एक्सप्रेशन पे नंबर नहीं मिलते। अब एक बात बता, कहीं कहीं पे तू ऐसे करती है कि दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जोड़ के ऐसे कर लिया, और जहाँ पे इस टाइप का रहता है तब इस टाइप से करती है, तो ऐसा कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में? फिर ठीक। अगर नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, तो लाइक मैं होता तेरी जगह पे तो मैं कंफ्यूज रहता हमेशा, और अगर तूने लिखा है तो फिर सही लिखा होगा। कितने लोग कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन लिख लिए? काफी सारे लोग एक्सप्रेशन लिख चुके हैं। जल्दी से बाकी लोग भी लिखें, और जो लोग एक्सप्रेशन लिख लिए हैं वो सॉल्व करके आंसर निकालने की कोशिश करें, क्या आंसर आता है, क्योंकि आंसर बहुत आसान सा है। डेटा भले ही टफ हो, आंसर बहुत ही आसान आएगा। हाँ, 79 क्यों आएगा फिर? इस बार फेरस सल्फेट लिया ना, फेरस सल्फेट में ये 152 होता है। चलो देखते हैं। तो ये रहा, पहले KMnO4 था ना, और फेरस सल्फेट था। तो KMnO4 का कितना वॉल्यूम लिए हैं जल्दी बताओ? 450, और कंसंट्रेशन 0.02 ना। तो ये क्या है हमारा? अब ये क्या है? मिलीमोल। इसमें किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। क्या आ गया? मोल। और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा? 5 से। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का कितना ग्राम दिए थे? पर इसमें से प्योरिटी कितना माने हो? x। बाई कितना आएगा? 100। यही आएगा। ये तो वेट आया। इसको मोल निकालने के लिए क्या करोगे? 152 से डिवाइड करो, तो ये तो मोल आया। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करो तो ग्राम इक्विवेलेंट बनेगा 1। ठीक है। कौन ज्यादा है बे, KMnO4 की फेरस सल्फेट? हाँ, फेरस सल्फेट, क्योंकि अगर KMnO4 ज्यादा होता तो उधर K2SO7 थोड़े लगता है ना। फेरस सल्फेट ही ज्यादा है, मतलब ये गलत लिख दिए हैं, इसको इधर लिखना था और इसको इधर लिखना था। अरे क्या हो रहा है ये पहले ही लिख देता मैं। ठीक है, ये कितना फेरस सल्फेट बचेगा? घटाएंगे, दिख रहा है ना। और इसको टाइट्रेट कर रहे हैं किसके साथ? K2Cr2 और 7। पूरा यूज कर रहे हैं या इसमें से कुछ पोर्शन निकाल रहे हैं? पूरा यूज कर रहे हैं। ठीक है, कितना K2Cr2 और 7 का लगा है? 91.66। और इसका मोलारिटी कितना है? 0.1। ये क्या आया? मिलीमोल। इसमें किससे डिवाइड करोगे? 1000, तो ये क्या आया? मोल। और इनटू क्या करोगे? 6। ये क्या आया? ग्राम इक्विवेलेंट। कौन ज्यादा होगा? बराबर। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे। और अच्छा, और कितने लोग थोड़ा सा गलत किया इसमें? थोड़ा सा, हाथ उठाओ। ठीक, क्या थोड़ा सा गलत किया दोनों? हाँ, तो पहले लिख दिया था तो उसी में से घटा दिया होगा, नहीं तो x की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ रही है। सॉल्व करेगा तब ना पता चलेगा। सॉल्व करना, मेहनत करना, सॉल्व होगा बे। तो x की वैल्यू आएगी
76%, अभी जस्ट निकाला। क्या कितने लोग ये 76% निकाले हो? कहीं गलत तो नहीं है? मुझे चेक करना है। और तेरा राउंड ऑफ नहीं हुआ था तो कितना आया? तो कितना आंसर है तेरा? 12.5 आ जाएगा राउंड ऑफ। मैं मतलब तेरा 12.5 आ रहा है राउंड ऑफ नहीं करने पे, और मेरा 76 आ रहा है राउंड ऑफ करने पे। कितना आ रहा है? अरे तो सॉल्व कोई किया है इसको? कोई भी सॉल्व करके आंसर बताएगा? कितना? अबे तो बताया ना वो गलत है, 12.78। फिर से सॉल्व कर। 75 पॉइंट कुछ 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 की वैल्यू बता। कर। 76 के अलावा कोई और आंसर नहीं आना चाहिए। अगर कोई और आंसर आता है मतलब मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इस टाइप का डेटा सेट करके दिया है कि वो 76 ही आंसर है। अब ये मत पूछना कि कैसे मैं सब डेटा सेट करता हूँ, वो अलग। किया सॉल्व, अभी जस्ट सॉल्व किया है। अभी सॉल्व किया, मन में सॉल्व किया जस्ट। अब 8.33 में आंसर नहीं बता रहा। 83.33 आ रहा है। नहीं वो नहीं आएगा। नहीं, कैलकुलेटर से नहीं करना। अच्छा कोई कैलकुलेटर से करके बताओ, देखो 76 आ रहा है कि नहीं आ रहा। कैलकुलेटर्स करने से 70, तूने कैलकुलेटर्स पहले किया? कितना आ रहा है कैलकुलेटर से? 0.33। ऐसा कैसे आ सकता है? मैं भी देख लेता हूँ। ये तूने कैलकुलेटर्स किया? तो मुझे लगता है कि उसको 76 लिख सकते हैं। अरे तो इतना तो राउंड ऑफ करेगा ही ना। 75.9965 का कौन लिखता है? सॉल्व करके बताओ बे, जल्दी बताओ। मुझे जहां तक लगता है इसको आना चाहिए 76। 91.66 इंटू 6, ये आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? ये उधर जाएगा ना तो ऐड होगा। प्लस 450, सॉरी, ठीक है।
76 आंसर आना चाहिए, यही सेट किए थे मैंने। कितने लोग 76 आंसर निकाल लिया? बाकी लोगों का मैथ्स थोड़ा सा कमजोर है। फिर मैं एक ना आसान क्वेश्चन देता हूं, जिससे कि बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखो। इस बार K2CR7 देते हैं और उसको फेरस सल्फेट में डिजॉल्व करते हैं, और जो बचा हुआ सोल्यूशन है उसको KO4 से सॉल्व करेंगे। फेरस सल्फेट ही तो बचेगा। ठीक 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 ठीक, लिखो। 1 2 3, 3 ग्राम्स ऑफ ठीक ठीक है, ठीक। 76 आएगा, ये मेरा किया हुआ है, बाकी लोग चेक कर ले। ठीक है। कितना ग्राम दे रहा था यार मैं? 3 ग्राम। 3 ग्राम क्यों दिया मैंने? मैं एक तो भूल भी जाता हूँ कि मैं क्या सोच के 3 ग्राम दे रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात। 3 ग्राम्स ऑफ K2CR7 was dissolved in 800 ml of 0.1 molar acidic ferrous sulfate solution। एसिडिक फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। पूरा वॉल्यूम यूज करें कि कुछ इसमें से निकाल लें? तो कुछ इसमें से निकाल लेते हैं, है ना? कितना निकाल ले तू बोल। तू जो बोलेगी वही लिखूंगा मैं, सोच के बोलना। 250। ये अपने लिए ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। मैं 80 ml लेता। 80 ml of this solution, 80 ml of this solution required 40 ml of 40 ml of m by 100 KMNO4 solution, KMNO4 solution. Calculate the percentage purity of K2CR7। करो। पोटेशियम का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास पता है 39, क्रोमियम का 54, क्रोमियम का 54 नहीं, 54 नहीं, 53। क्रोमियम का 53 है क्या? 52.8 होता है तो 53 ले लिए। 52.8 रख के करना चाहते हो क्या? कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। तुम्हारे ही आसानी के लिए बोल रहा। मैं तुम लोग की थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। मान लो कि परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, एक्स, और दूसरी हेल्प भी कर देता हूँ, एक्स की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आएगी तो चिंता मत करना। कितनी ज़्यादा? 100 से ज़्यादा आएगी? 100 से ज़्यादा नहीं। नहीं, बस K2CR7 और MnO4 का मीडियम एसिडिक हो गया, ये इंश्योर्ड हो गया। वही रहेगा। एक बार मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, क्या दिए थे बेटा? हाँ, तो तू करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कितना ग्राम दिया? 3 ग्राम ना?
ठीक, ठीक है। इस बार आंसर सुंदर सा आएगा और कोई डेसिमल में नहीं आएगा। अभी जस्ट सॉल्व किया। ये K2CR2 7 का मॉलिक्यूलर वेट निकाले हो तुम लोग? बिना उसके कर नहीं पाओगे। कितने लोग K2CR2 7 का मॉलिक्यूलर वेट निकाले हैं? कितना आ रहा है? 296। मैंने कितना दिया था? 53 दिया था ना? 53 से 296 आ रहा है। अरे तो ज्यादा आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं। नहीं ठीक है, 56 से ही कर। अच्छा, अब नहीं कट रहा तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो 296 आएगा तो 1.33, 98.66 क्या आ रहा है एक्स की वैल्यू? कितने लोग कुछ न कुछ एक्सप्रेशन लिख ले जिसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा? बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। चलो देखते हैं इस बार। मैंने फेरस सल्फेट लिया है और K2CR2 7 लिया नहीं, और इसको यहीं ला देंगे तो फिर, और KMnO4 से बाद में टाइट्रेशन करा रहे हैं, यही है ना? फेरस सल्फेट का बताओ कितना वॉल्यूम लिए हैं? 800 ml और कितना मोलैरिटी? 0.1 ना? ये तो मिली मोल आया, इसमें किससे डिवाइड करोगे? 1000 से। ये क्या आया? मोल। इसमें किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 से। तो ये क्या आया? अबे क्या आया? ग्राम इक्विवेलेंट। ये समझ में आ रहा है ना? ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। इस जोन में भी जो बैठे हैं सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। K2CR2 7 का कितना ग्राम दिए थे? 3 ग्राम। कितना परसेंटेज प्योरिटी है? x बाई क्या? 100। ये क्या आया? वेट। इसमें डिवाइड किया किससे? 296। ये 296 ही मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है, जो आ रहा है। ठीक है। तो ये तो मोल आ गया। अब इनटू क्या करोगे? 6। ये क्या आया? ग्राम इक्विवेलेंट। कौन बच गया है यहाँ पे? फेरस सल्फेट, क्योंकि उधर क्या लग रहा है? KMnO4 लग रहा है। ठीक है। ये पूरा यूज किया है कि इसमें से कुछ पोर्शन निकाले हैं?
कुछ पोर्शन निकाल ले, कितना एमएल था ये टोटल 800, निकाल ले कितना इसमें से 80 बाई क्या 800, और ये केमनोफोर का कितना लगा है 40 ml m/100 इंटू कितना 5, ये तो मिली इक्वलेंट आया, ये इसमें किससे डिवाइड करोगे 1000, बड़ा कम आ रहा है यार, और ये दोनों क्या होंगे बराबर। ईमानदारी से हाथ उठाओ कितने लोग ये एक्सप्रेशन सही से लिख पाए थे। होता है या नहीं होता है वो नहीं पता मुझे। क्रोमियम का 53 देने के बाद जो मॉलिक्यूलर वेट आ रहा है वो 296 आ रहा है, तो जो दिया है उसको यूज करेंगे ना कि जो होता है वो यूज करेंगे। तो याद करके बैठा K2CR27 का मॉलिक्यूलर वेट, वही पिछला वाला नहीं, तुरंत निकालना होता है। अगर क्रोमियम का 53 दिया है तो जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो 296 आएगा, और क्रोमियम का 52 दिया रहता तो मॉलिक्यूलर वेट आता 294। ठीक है, इसको सॉल्व करके आंसर भी निकाले हो, सॉल्व करोगे ना सब कुछ कट जाएगा, x की वैल्यू आएगी 98.66, अभी जस्ट सॉल्व किया। अब ये सोच रहे होंगे कि कैसे इतना जल्दी सॉल्व किया, बस ऐसे। मैं टोटली डिफरेंट मेथड यूज करता हूँ सॉल्व करने के लिए, सॉल्व कर देखो 98.66 आएगा। कितने लोग 98.66 निकाले हो आंसर? तो ऐसा करो कैलकुलेटर यूज करके बताओ कि इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है ना, सॉल्व करके लिखो, है ना। ये नहीं, अब कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो एक तो एक्सप्रेशन भी नहीं लिखे होंगे, तो एक्सप्रेशन यहाँ से छापे होंगे और फिर उसके बाद तुरंत आंसर भी छाप लेंगे। बस सॉल्व तो कर ले भाई, सॉल्व कर बता 98.66 आ रहा है? आ रहा है, फिर तो अच्छी बात है, फिर तो अच्छी बात है, मतलब अभी उम्र नहीं हुई है मेरी, सॉल्व हो जा रहा है, मतलब दिमाग काम कर रहा है मेरा, मैं ये कह रहा हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती दिमाग कम काम करता है। कर लिया बे तूने, पोल के पीछे बैठे तो करना, फिर तुझे दिखता है बोर्ड पूरा, पता नहीं कैसे दिखता है। करियो इधर, यहाँ के बैठ। जानबूझ के तो वहां नहीं बैठती है, बैठ। यहाँ जो बैठती थी वो कहाँ आज बैठी है? कोने में बैठती थी, किधर है वो? अच्छा वहां जाकर बैठे, कहाँ इधर सीट नहीं मिला तुझे? सीट तो थी पहले से ही, 3 ही लोग बैठे थे। पता नहीं क्या पॉलिटिक्स चलाते हैं क्लास में सब। मॉलिक्यूलर बैठ गया, परसेंटेज प्योरिटी चेक करके बताओ क्या यही आ रहा है? गलत हो ना? कैलकुलेटर्स किया ना, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, फिर ठीक। लिखो डबल टाइट्रेशन। ये डबल टाइट्रेशन क्या होता है? ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आता है कि इस टाइट्रेशन को कितनी बार करना होगा, 2 बार। पहले वो लोग हाथ उठाए जो 98.66 आंसर निकाल लिए, बाकी क्या कर रहे हो बे? तो बाकी क्या मतलब, वो एक्सप्रेशन लिख के फिर आंसर छाप लिया तो फिर फायदा क्या हुआ? जरूरी है कि मैं सॉल्व करने से, मेरे सॉल्व करने से तुम्हें नहीं आएगा बे, और एग्जाम में तुम्हें इस टाइप के एक्सप्रेशन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। हालांकि ये बहुत टफ क्वेश्चन, नीट के लेवल से काफी टफ क्वेश्चन है, और मैं इसलिए इसको नहीं करा रहा हूं कि नीट में काम नहीं आएगा। नीट में ना इसका कुछ पोर्शन क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है।
मतलब जितना क्वेश्चन मैंने पूछा है इसका 1/4 क्वेश्चन पूछ सकता है, 1/2 क्वेश्चन पूछ सकता है, हाफ पूछ सकता है, ऐसे ही पूछेगा। ठीक है, 1/3 पूछ सकता है। तो एक पोर्शन पूछेगा, इसका पूरा नहीं पूछेगा। देखो डबल टाइट्रेशन, पूरी क्लास में कोई भी इंसान बता सकता है कि डबल टाइट्रेशन क्या होता है? 2 बार टाइट्रेशन करना पड़ता है। इनसे पूछो बैक टाइट्रेशन क्या होता है, फिर क्या पीछे से जो टाइट्रेशन करते हैं, अलग ही लेवल पे। ठीक, बैक टाइट्रेशन में सिर्फ एक टाइप का टाइट्रेशन है। वैसे तो मतलब कोई भी सॉल्युबल कार्बोनेट सिलेबस में, कोई भी सॉल्युबल कार्बोनेट और कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड का टाइट्रेशन है। पर एग्जाम में आज तक सिर्फ सोडियम कार्बोनेट और HCl का ही रिएक्शन आज तक देखने में आया है। और इसीलिए आज भी हम लोग सोडियम कार्बोनेट और HCl की ही रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें सोडियम की जगह पे पोटेशियम कार्बोनेट भी आ सकता है और भी बहुत सारे कार्बोनेट आ सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड की जगह पे H2SO4, HNO3 और HCl तो है ही, अभी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ कर सकते हैं, पर एग्जाम में यही से आ रहा है तो इसी से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, Na2CO3 और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कोई बताएगा? ये रिएक्शन होती है 2 स्टेप में। पहले स्टेप में ये NaHCO3 बनता है और फिर NaCl बनता है, देख रहा है? और दूसरे स्टेप में जब ये NaHCO3 पूरा खत्म हो जाता है तो NaHCO3, ये NaHCO3 को क्या बोलते हो बे? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये HCl से फिर से रिएक्ट करता है और H2CO3 और NaCl बनाता है। अब H2CO3 और कुछ भी नहीं है, H2 और CO2 है। तो इसको H2 और CO2 के फॉर्म में भी लिख सकते हो या H2CO3 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे चाहो वैसे लिखो। ठीक है, ये 2 बार में रिएक्शन होती है। तो सोडियम कार्बोनेट में जब HCl मिलाते हैं तो पहले वो सोडियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है और बाद में सोडियम बाइकार्बोनेट फिर H2CO3 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये 2 बार में रिएक्शन होती है, ये दोनों रिएक्शन अलग अलग इंडिकेटर्स के प्रेजेंस में होती है। पहली जो रिएक्शन है ये फिनोप्थिलीन के प्रेजेंस में होती है। फिनोप्थिलीन की प्रेजेंस में होती है और दूसरी वाली जो रिएक्शन है वो मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में होती है। मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है भाई? ऐसा कुछ नहीं होता। मिथाइल ऑरेंज का अलग अलग कलर होता है, कभी कभी रेड शो करता है, कभी कभी येलो शो करता है। एसिडिक मीडियम में रेड होता है और अल्कलाइन मीडियम में येलो होता है, ऑरेंज कभी नहीं होता। बस ऐसे ही इसका नाम मिथाइल ऑरेंज है। दिमाग में ये नहीं परसेप्शन बनाना है कि मिथाइल ऑरेंज लिखा है तो ऑरेंज ही कलर का होगा। ठीक है, फिर कश्मीरी पुलाव है तो उसमें कश्मीर भी आएगा, इस टाइप का कुछ नहीं होता। ठीक है, ये रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रही है? 2 स्टेप में। और क्योंकि ये 2 स्टेप में हो रही है और इस दोनों स्टेप्स को डिटेक्ट करने के लिए 2 अलग अलग इंडिकेटर लग रहे हैं, ये पूरा टाइट्रेशन करने के लिए अपने को 2 बार टाइट्रेशन करना पड़ता है। एक बार फिनोप्थिलीन डाल के टाइट्रेशन होता है और एक बार मिथाइल ऑरेंज डाल के टाइट्रेशन होता है। ठीक है, ये लिखो और एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, क्योंकि इस रिएक्शन में बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इसको ग्राम इक्विवेलेंट से ना करके सीधा मोल से ही करेंगे। ठीक है, दिख रहा है ना भाई? सीधा मोल से कर लो, लिखो। अच्छा, छाप रहे हो अभी? लिखो, जल्दी लिखो।
लिख लिया? लिखो। क्या अभी लिख रहा? कोई बात नहीं। लिखो 10.6 ग्राम। 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट and 8.4 ग्राम sodium bicarbonate was dissolved in water, was dissolved in water, and volume made up to 100 ml. Hundred ml. 50 ml of this solution is treated with 50 ml of this solution is treated with 0.1 molar HCl solution. 0.1 molar HCl solution. Calculate. पहला लिखो volume of HCl required. Using phenolphthalein as an indicator. Using phenolphthalein indicator. दूसरा लिखो using methyl orange as indicator. तीसरा लिखो using methyl orange after using phenolphthalein as an indicator. Using methyl orange after using phenolphthalein as an indicator. अंग्रेजी समझ में आ रही है? और चौथा लिखो using phenolphthalein after using methyl orange as an indicator. अब कुछ लोग ये क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए होंगे, फिर से रिपीट कर दूं? सारे ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? तो पहला है यूजिंग फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर, दूसरा है यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर, तीसरा है यूजिंग मिथाइल ऑरेंज आफ्टर यूजिंग फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर, और चौथा है यूजिंग फिनोप्थिलीन आफ्टर यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर। समझ में आया सबको? करो। मैं ही बता दूं, अभी अभी दिए क्वेश्चन सॉल्व कर। कर लिया? कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है तुझे?
तू खड़ा हुआ, तू नहीं, तेरे पीछे। तुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? थर्ड वाला लग रहा है। कौन सा? फोर्थ वाला। बढ़िया, ऑप्शन दिए हैं, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नहीं है। इसमें बता देना जरूरी होता है, नहीं तो कुछ लोग थर्ड ऐसे टिक करके बैठे होंगे, उसमें ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन दिए हैं। तो लोग को पता चलता है कब क्वेश्चन दे रहे हैं, कब ऑप्शन दे रहे हैं। चलो फिर ठीक है, फिर इतना बेसिक आईक्यू तो है ही। ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं, अरे यार समय की कमी है, पर इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूं और फिर एक क्वेश्चन दूंगा, वो होमवर्क रहेगा। ठीक है ना? ठीक ठीक। देखो ध्यान से, तो पहले अपने पास क्या क्या था? सोडियम कार्बोनेट था, कितना? 10.6 ना, मतलब डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 100। मॉलिक्यूलर वेट निकाल हो ना, कितना दिया इसका? 0.1 मोल, यही है ना? और सोडियम कार्बोनेट कितना दिया हुआ है? सोडियम बाई कार्बोनेट 8.4, तो डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 24, 84, ये कितना आ रहा है? ये भी 0.1 आ रहा है। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको मोल से ना करके मिली मोल से मैं करता हूँ। किससे करूँगा? मिली मोल से। मिली मोल से मैं क्यों कर रहा हूँ? बस ऐसे ही, क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये डेसिमल इसमें ना हैंडल करने में बहुत दिक्कत होता है। तो ये कितना मिली मोल हुआ? 100 मिली मोल। और ये भी कितना मिली मोल हुआ बे? 100 मिली मोल। अब 100 मिली मोल हैंडल करना ज़्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू 0.1 मोल, अगर तुमने मतलब थोड़ा कभी हैंडल किया होता। पर अभी इसको क्या कर रहे हैं ना, पूरे सोल्यूशन को 100 ml में डिजोल्व करके उसमें से कितना पोर्शन निकाले हैं? सिर्फ 50। तो उस 50 में सोडियम कार्बोनेट कितना होगा? 50 मिलीमोल। दिख रहा है ना? अबे होगा ना, 50 मिलीमोल होगा। mm का मतलब मिलीमोल लिखा है, मिलीमीटर नहीं। तो ये बताओ HCl का कितना लगेगा? 50 मिलीमोल लगेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि HCl का यहाँ पे V1 मिलीलीटर लगा। मोलैरिटी कितनी दे रखी है? अरे मोलैरिटी कितनी दे रखी? 0.1। तो V1 मिलीलीटर में 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? मिलीमोल। और वो किसके बराबर होगा बे? 50 के बराबर। तो क्या V1 यहां से कोई बता सकता है कितना आएगा? 500 ml। दिख रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट कोई बता सकता है कितना होगा? अरे सोडियम बाइकार्बोनेट कितना होगा बे? 100 होगा कि 50? हाँ, तो सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे 100 होगा। अब ये चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो देखो सोडियम बाइकार्बोनेट पहले कितना था? 100 इन कितना ml में? 100 ml। 100 ml। अरे बता रहे सबको बता रहे। तो पहले कितना ml, कितना मिलीमोल था? जल्दी बोल। 100 मिलीमोल। कितने ml में? 100 में। तो 50 ml में कितना होगा? 50 मिलीमोल। तो यहाँ 50 तो मिलीमोल था ही, पर ध्यान से देख, ये 50 मिलीमोल से 50 मिलीमोल क्या भी बना है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 50 मिलीमोल पहले वाले रिएक्शन से आया और 50 मिलीमोल पहले से था, तो टोटल कितना मिलीमोल यहाँ पे होगा रिएक्शन करने के लिए? 100। अब 100 मिलीमोल, मान ले इस वाले स्टेप में V2 लीटर लगता है, V2 ml लगता है, और इंटू 0.1, तो यहाँ से V2 निकाल सकते हो, कितना आ रहा है? 1000 ml आएगा। दिख रहा है ना? ये तो हुआ पहले और दूसरे स्टेप का आंसर। अब क्वेश्चन क्या पूछे हैं, ध्यान से। तो अगर फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, फिनोप्थिलीन यूज कर रहे हैं इंडिकेटर, तो कौन सी रिएक्शन सिर्फ होगी बे? पहली वाली। दिख रहा है ना? अरे पहली वाली तो खत्म होगी। तो पहली वाली जब खत्म होगी तब तक HCl कितना कंज्यूम हो चुका होगा? 500 ml। मतलब पहले वाले क्वेश्चन का क्या आंसर है? 500। दूसरा क्या क्वेश्चन है? मिथाइल ऑरेंज जब यूज करेंगे तो ये वाली रिएक्शन खत्म होगी, तो कितना ml लगेगा? अरे कितना ml लगेगा? 1500। क्योंकि जब ये रिएक्शन खत्म होगी उससे पहले ये वाली रिएक्शन खत्म कराना जरूरी है। ये रिएक्शन खत्म होगी तभी तो ये शुरू होगी, और जब ये रिएक्शन खत्म होगी ना तब तक
पहले वाले स्टेप में 500 ml और दूसरे वाले स्टेप में 1000 ml लग चुका होगा, मतलब टोटल कितना लगेगा? 1500 ml लगेगा। तकलीफ में हो? एक अगला क्वेश्चन क्या दिए हैं, एक बार फिनप्थलीन यूज कर लिए, उसके बाद अगर मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो कितना ml एक्स्ट्रा और देन लगाना पड़ेगा? 1000। और एक बार मिथाइल ऑरेंज यूज कर लिए तो दोनों रिएक्शन खत्म हो गई, तो उसके बाद फिनप्थलीन यूज करेंगे तो कितना ml लगेगा? 0 ml, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? एक उल्टा क्वेश्चन लिखो, बता रहे। थर्ड और फोर्थ नहीं आया? ठीक ठीक, इसलिए कि मूवी देखने गए हो कभी तुम लोग? अरे मूवी भी देखने गए हो कि नहीं गए हो? मूवी देखने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम 200 से 300 का टिकट लगता है, तो मान ले कि 500। अकेले जाओ तो मतलब मैं बात करूं, है ना, 4 लोगों को लेके जाओगे तो ज्यादा लग जाएगा पर पर्सन, एक आदमी का। मान लो मूवी देखने गए कुछ लोग और 1000 रुपए का टोटल टिकट लगा, ठीक है, और वहां जाके तुम्हें भूख लग गई और 2000 का तुमने पॉपकॉर्न खाया, क्योंकि मिलता बहुत महंगा है अंदर, ठीक है, तो पॉपकॉर्न खरीदने जाओगे और 5 लोग मिलके खाओगे तो 2000 का पड़ ही जाता, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई पूछे ये बताओ खाली मूवी देखने का कितना खर्चा हुआ, तो क्या बताओगे? सिनेमा हॉल में एंटर करने का कितना खर्चा देना पड़ेगा? 1000। सिनेमा हॉल में एंटर करने का 1000 देना पड़ेगा, है ना। और मूवी देख के जब बाहर निकलोगे तो कितना खर्चा हो गया? 3000 खर्चा हो गया, ठीक है। अब जो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर देना। ये बताओ खाली मूवी देखने का कितना पैसा लगा? 1000। और मूवी देख के बाहर आने का टोटल कितना खर्चा आया? 3000 आया। और सिनेमा हॉल से एंटर करने और सिनेमा हॉल से निकलने के बीच में कितना खर्चा हुआ? ये कैसे बता रहे हो तुम? अच्छा, पर सिनेमा हॉल से निकलने के बाद, है ना, पॉपकॉर्न खा के निकल लिए तो सिनेमा हॉल में वापस जाने का कितना पैसा लगेगा? एक भी पैसा नहीं, क्योंकि तो तुम मूवी देख चुके हो ना बे, तो दोबारा मूवी देखने थोड़े जाओगे। तो जब पॉपकॉर्न खत्म हो गया तो अब क्या मूवी देख रहे हो, निकलो फिर। ये वैसे ही ये भी है, पहले स्टेप में कितना रिएक्ट, पहले वाला स्टेप है सिनेमा हॉल वाला, पहले स्टेप में कितना HCl लगा, कितना रुपया लगा बे? 500। और दूसरे में पॉपकॉर्न खाया कितना ml लगा? 1000। तो मैं अगर पूछूं कि खाली मूवी देखने का कितना पैसा लगा? 500। और मैं पूछूं मूवी प्लस पॉपकॉर्न का कितना लगा, कितना बोलोगे? 1500। पर मैं ये कहूं कि चलो मूवी का टिकट किसी ने करा दिया था, है ना, तो खाली पॉपकॉर्न का कितना पैसा लगा, है ना। और फिर तुम कहोगे कि मान लो मूवी और पॉपकॉर्न दोनों का किसी ने दे दिया, और तो ये बताओ कि मूवी जाने में कितना पैसा लगा, तो क्या बोलो? फिर कुछ नहीं। ये ऐसे समझ में आता है, तो लोगों पैसा से ही समझ में आता है। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन देंगे तो कर लोगे? लिखो। समय समाप्त हो गया तो बस लिखो जाओ, है ना। नहीं, मिलीकोलन से क्यों कर रहा है? जब मूल बैलेंस इक्वेशन दिया है तो फिर मिलीकोलन से क्यों कर रहा? 0 आ जाएगा, 1। एन फैक्टर बाद में बताएंगे, ठीक है। इसमें एन फैक्टर क्या है वो बाद में बताएंगे। लिखो कितना ग्राम था बे वो? 10.6 और 8.4, जरा दोनों को जोड़ना कितना आ रहा है? 19 ना? 19 ना? ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको 20 करते हैं। लिखो 20 ग्राम मिक्सचर ऑफ 20 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बोले, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बोले? दोनों बोले हैं, दोनों बोले हैं। 20 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम बोला, सोडियम कार्बोनेट। ये अंतिम समय मेरा दिमाग कम काम करता है। तुमने सोडियम कार्बोनेट ही लिखा, मैंने कैल्शियम बोला था वैसे, पर तुम लोगों ने सब कॉन्शियस माइंड तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट लिख दिया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। 20 ग्राम मिक्सचर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिलिका,
सिलिका भी तो देंगे, वो जोड़ जोड़ के 19 ही तो हो रहा था, तो 20 ग्राम में 1 ग्राम सिलिका भी तो होगा। एंड सिलिका वर dissolved in water and volume made up to 100 ml and volume made up to 100 ml. 50 ml of this solution required. 50 ml of this solution required. 500 ml and 150 ml, 1500 ml, अरे 1500 ml. 50 ml of this solution required. 500 ml and 1500 ml of 0.1 molar HCl, 0.1 molar HCl solution using phenolphthalein and methyl orange as an indicator रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? मिथाइल ऑरेंज लग रहा है, मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में 500 ml लग रहा है, सॉरी फिनोप्थिलीन के प्रेजेंस में कितना लग रहा है? 500, और मिथाइल ऑरेंज प्रेजेंस में 1500 लग रहा है। देन कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ इनिशियल मिक्सचर। वो जो 20 ग्राम है उसमें कितना कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, कितना सोडियम बाइकार्बोनेट है और कितना सिलिका। ठीक है, यही क्वेश्चन जो दिया है वही करना। कैलकुलेट इनिशियल कंपोजिशन ऑफ इनिशियल मिक्सचर।